Dear friends and students, welcome back to my YouTube channel Rajbind English. I am Rajbind Niralagan in front of you to give you grammar lesson. And today the lesson is stress. If you don't know what is stress, what is the use of stress in English linguistic, then you must watch this video till the end. Don't leave in the middle and don't skip the video. So let's get started. Stress, STRESS, स्ट्रेस, इसका हम कहेंगे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा इसको हम स्ट्रेस पढ़ेंगे. वर्ब रहेगा तो इसको हिंदी में कहा जाता है स्वराघात करना, और नाउन रहेगा तो इसको कहा जाएगा बलाघात. अब देखिए स्ट्रेस क्या होता है. तो जब हम वर्ड लिखते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं कई सिलेबल में, तो कोई न कोई ऐसा सिलेबल होता है जिस पर स्ट्रेस पड़ता है, उस पर दबाव पड़ता है. अगर हम स्ट्रेस नहीं देते हैं उस वर्ड के उच्चारण करते समय, तो उस वर्ड का अर्थ कुछ और हो जाता है. जिस अर्थ को हम बताना चाहते हैं, मतलब जिस वर्ड का जो अर्थ बताना चाहते हैं, वह अर्थ ना होकर के दूसरा अर्थ निकल जाता है. इसीलिए हमें स्ट्रेस जानना ज़रूरी है, सिलेबल भी जानना ज़रूरी है. यदि आप सिलेबल के बारे में जानते नहीं हैं तो मेरा जो प्रीवियस वीडियोज़ जो है उन वीडियोस को आप ज़रूर देख लीजिए. मैंने उसमें काइंड्स ऑफ सिलेबल और टाइप्स ऑफ सिलेबल बताया है. वैसे तो प्लेलिस्ट भी है, लिंग्विस्टिक प्लेलिस्ट करके है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियोस को देख सकते हैं और लिंग्विस्टिक के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सकते हैं. तो आइए देखते हैं. स्ट्रेस इज द डिग्री ऑफ फोर्स विद विच अ साउंड और सिलेबल इज प्रोनाउंस्ड. ये एक साधारण सी बहुत ही सिंपल इसका डेफिनेशन है. अब क्या कर रहा है, स्ट्रेस इज द डिग्री ऑफ फोर्स. स्ट्रेस बल की एक डिग्री होती है विद विच अ साउंड और सिलेबल इज प्रोनाउंस, जिसमें साउंड ध्वनि और सिलेबल शब्दांश का उच्चारण होता है. स्ट्रेस सिलेबल्स आर दो सिलेबल्स within an utterance that are longer, louder and higher in pitch. तो स्ट्रेस सिलेबल्स वे सिलेबल्स होते हैं जिसमें उच्चारण, मतलब अटरेंस जो होता है, जो उच्चारण किया जाता है, वो लॉन्गर होता है, मतलब लंबा होता है, लाउडर एंड हायर इन पिच, और उच्चारण के उतार चढ़ाव में ऊंचा या नीचा होता है. मतलब ये पिच में या तो हायर होता है और लोअर, मतलब ऊंचा और नीचा. पिच का मतलब उच्चारण का उतार चढ़ाव, पिच का मतलब हुआ. सिंपल डेफिनेशन है. अब हम जब इतनी बात को जानकारी ले लेंगे, इतनी बात को हम समझ लेंगे, तो हम समझ जाएंगे कि स्ट्रेस क्या होता है. तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस के कितने टाइप्स हैं? तो स्ट्रेस के 3 टाइप्स हैं. प्राइमरी स्ट्रेस, इसको टोनल स्ट्रेस भी कहा जाता है. सेकेंडरी स्ट्रेस, नॉन टोनल स्ट्रेस, जीरो स्ट्रेस. तो प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है? इट रेफर्स टू द स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस. इसका मतलब होता है जो स्पीकर होता है उस किसी वर्ड में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबल होता है वहां पर वो जोड़ देता है, दबाव देता है. जैसे यहां देखिए इलेक्ट्रिसिटी. अब यहां क्या है कि इस वर्ड में 2 स्ट्रेस है, एक है प्राइमरी स्ट्रेस और एक है सेकेंडरी स्ट्रेस. तो इलेक्ट्रिसिटी जो हम वर्ड का जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये जो है प्राइमरी स्ट्रेस, इस पर हमें ज़्यादा दबाव देना है और इस पर कम दबाव देना है. एम्फेसिस इस पर कम रहेगा और इसमें ज़्यादा होगा. तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी. तो इट रेफर्स टू द स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, मतलब स्पीकर जो किसी वर्ड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबल होता है उसमें ज़्यादा बल देता है, जोड़ देता है. उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रेस जो नॉन टोनल स्ट्रेस होता है, इट रेफर्स टू द लेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस.
मतलब जो वर्ड है उस वर्ड में जो सिलेबल है, अलग अलग सिलेबल है, जिस सिलेबल में कम एम्फेसिस पड़ता है, कम दबाव पड़ता है, वहां पर सेकेंडरी स्ट्रेस लगता है। जैसे इसमें भी है, इलेक्ट्रिसिटी में एलेक में कम एम्फेसिस है। इसी प्रकार है यहाँ पर यूनिवर्सिटी में, तो देखिए UNIVERSITY, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मतलब वर्सिटी में यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रेस है, यहाँ ज़्यादा एम्फेसिस है और यहाँ पर कम एम्फेसिस है। तो ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रेस और ये हो गया प्राइमरी स्ट्रेस। उसके बाद है जीरो स्ट्रेस। इट रेफर्स टू एनी सिलेबल दैट रिसीव्स नो स्ट्रेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेस सिलेबल। मतलब वर्ड जो कई सिलेबल में बटे हुए रहते हैं, जहां पर ना प्राइमरी स्ट्रेस पड़ता है ना सेकेंडरी स्ट्रेस पड़ता है, मतलब कोई सिलेबल नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं पड़ता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जीरो स्ट्रेस। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी वर्ड को हम 3, 4 या 5 सिलेबल में बांट देते हैं तो सभी सिलेबल पर स्ट्रेस पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। जिस पर ज़्यादा दबाव पड़ता है उसी पर प्राइमरी स्ट्रेस, जिस पर कम पड़ता है उस पर सेकेंडरी स्ट्रेस पड़ता है। इन इंग्लिश वी कांट गिव एनी सिंपल रूल्स रिगार्डिंग प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेस। मतलब इंग्लिश में स्ट्रेस के रिगार्ड में कोई खास नियम हम नहीं बता सकते हैं, इसीलिए हमें किसी भी वर्ड में कहाँ स्ट्रेस पड़ेगा, कहाँ प्राइमरी स्ट्रेस पड़ेगा, कहाँ सेकेंडरी स्ट्रेस पड़ेगा, कहाँ जीरो स्ट्रेस पड़ेगा, इसकी जानकारी लेने के लिए डिक्शनरी ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में, उसमें IPA में भी किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन लिखा रहता है, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल कुछ नियम है जिसको आप देख लीजिए। प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का कहाँ प्लेसमेंट होगा? 2 syllable words function as nouns or adjectives are stressed on the first syllable, and when they function as verbs they receive the stress on the second syllable। मतलब फर्स्ट सिलेबल का, एक ही सिलेबल का वर्ड रहेगा तो स्ट्रेस तो पहले पड़ेगा, लेकिन यदि 2 सिलेबल का नाउन है या एडजेक्टिव है, नाउन और एडजेक्टिव है, तो स्ट्रेस कहाँ पड़ेगा? फर्स्ट सिलेबल में पड़ेगा, स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल में पड़ेगा। और एंड व्हेन दे फंक्शन एज वर्ब्स, जब वह वर्ब की तरह होता है तो स्ट्रेस कहाँ होगा? सेकंड सिलेबल में होगा, सेकंड सिलेबल में होगा। आप देखिए यहां है, इसको नहीं देखना है, यहां देखना है। वर्ड है, इसका स्पेलिंग है, नाउन एडजेक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शन है, और वर्ब है, इसका ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन लिखा गया है। जैसे हम देखिए स्पेलिंग में है ABSENT, तो ABSENT, तो ये क्या है? नाउन एडजेक्टिव है। जब नाउन एडजेक्टिव में रहेगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एब्सेंट, एब्सेंट। यहां पर ज्यादा एम्फेसिस पड़ेगा, दबाव पड़ता है एब में, एब्सेंट फर्स्ट सिलेबल में आ गया है ना, फर्स्ट सिलेबल में स्ट्रेस पड़ गया। यदि ये वर्ब रहेगा तो सेकंड सिलेबल में स्ट्रेस पड़ता है। जैसे यहां क्या है? एब्सेंट। देखिए यहां पर नाउन रहेगा तो पढ़ेंगे एब्सेंट, वर्ब रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? एब्सेंट, एब्सेंट, एब्सेंट। यहां पर एम्फेसिस पड़ा, यहां स्ट्रेस पड़ गया। इसी तरह से यहां देखिए COMPRESS, कंप्रेस, तो इसको हम नाउन एडजेक्टिव रूप में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कंप्रेस, कंप्रेस। लेकिन यह वर्ब के रूप में रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? कंप्रेस, कंप्रेस। यहां पर स्ट्रेस पड़ गया। PERFECT, तो PERFECT नाउन एडजेक्टिव रहेगा तो हम क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। लेकिन वर्ब रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? परफेक्ट, परफेक्ट। तो इस तरह से एक नियम हो गया।
फिर उसके बाद है वर्ड्स विद वीक प्रेफिक्सेस हैव स्ट्रेस ऑन द रूट एंड नॉट ऑन द प्रेफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स जो किसी वर्ड के पहले जुड़ता है और सफिक्स जो किसी वर्ड के अंत में जुड़ता है। तो क्या है कि वर्ड्स विद वीक प्रीफिक्स, वीक प्रीफिक्स जैसे कि बहुत 2-4 लेटर का नहीं, बहुत 1 या 2 लेटर का जो प्रीफिक्स है वो वीक प्रीफिक्स हैव स्ट्रेस ऑन द रूट एंड नॉट ऑन द प्रीफिक्स। रूट वर्ड पर स्ट्रेस पड़ता है, प्रीफिक्स पर नहीं पड़ता है। जैसे यहां देखिए ABOUT, यहां ए लग गया है, ये रूट हो गया, BOUT रूट हुआ, इसके पहले प्रीफिक्स आया है तो प्रीफिक्स पर स्ट्रेस नहीं पड़ेगा। क्या पड़ा? अबाउट, अबाउट। जैसे AFAR अफार, ALITTLE a little, a little, BEFRIEND, BEFRIEND befriend, befriend। तो प्रीफिक्स पर स्ट्रेस नहीं पड़ा। फिर उसके बाद है इफ इनफ्लेक्शनल सफिक्सेस, जैसे कि इनफ्लेक्शनल सफिक्स हो गया ED, S, ES, ING, जो वर्ड के अंत में लगता है, वर्ब के अंत में भी लगता है या नाउन के अंत में भी लगता है। द स्ट्रेस रिमेन्स इन द सेम सिलेबल। तो स्ट्रेस कहां पड़ेगा? जो पहले के सिलेबल में पढ़ना चाहिए वहीं पड़ेगा। जैसे यहां देखिए ABDUCT। अब यहां देखिए कि ABDUCT एबडक्ट, अगर इसमें सफिक्स जुड़ता है, जो वर्ड के अंत में जुड़ता है, तो जहां पहले स्ट्रेस था वहीं स्ट्रेस पड़ेगा। तो जैसे यहां ABDUCTED एबडक्टेड, एबडक्टेड, जो पहले था स्ट्रेस, सफिक्स जुड़ने के बाद भी वहीं स्ट्रेस होगा। जैसे कि BANDAG, तो BANDAG बैंडेज, बैंडेज। तो इसमें क्या हो गया? इसमें सफिक्स जुड़ गया, S जुड़ गया, तो BANDAGES बैंडेजेस। ANSWER आंसर, इसमें ING जुड़ गया, ANSWERING आंसरिंग, पहले जहां था स्ट्रेस वहीं पड़ गया। उसके बाद है इफ डेरिवेशनल सफिक्सेस, यदि डेरिवेशनल सफिक्स, ये क्या था? इनफ्लेक्शनल सफिक्स। यदि आप सफिक्स के जो भेद है, इनफ्लेक्शनल, डेरिवेशनल, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहाँ देखिए इफ डेरिवेशनल सफिक्सेस जैसे AGE, ANC, EN, ER, ERS, FUL, SOOD, ISH, IV, LESS, LY, MENT, NESS और OR एंड SHIP हो, जो वर्ड के अंत में जुड़ता है, द स्ट्रेस पैटर्न एंड द स्ट्रेस रिमेन ऑन द सेम सिलेबल। तो क्या होगा? स्ट्रेस पहले के ही सिलेबल में पड़ेगा जो पहले के वर्ड में था। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पर उदाहरण है, जैसे देखिए COVER, यहाँ स्ट्रेस आ गया, कवर, यहाँ COO पर स्ट्रेस पड़ा है, बाहर आ गया, यहाँ पर स्ट्रेस फर्स्ट सिलेबल में है। तो इसमें AGE जुड़ गया, AEGE जब जुड़ा है यहाँ पर, मैंने लास्ट में सफिक्स आया है, तो पहले जहाँ पर स्ट्रेस था वहीं स्ट्रेस यहाँ भी है। जैसे COVERAG कवरेज, जैसे कि NOI, ANNOY, यहाँ पर स्ट्रेस आया, सेकेंड सिलेबल में है, तो यहाँ क्या हुआ? ANC जुड़ गया इसमें सफिक्स, ANNOYNC, एननोयंस, वही है जहाँ पहले था, इसमें भी है, वहीं आ गया। फिर उसके बाद है इन वर्ड्स हैविंग सफिक्सेस ION, IC, ICL, ICALLY, ITY, मतलब वह वर्ड
जिसमें सॉफिक्स होगा ION, IC, ICL, ICALLY, ITY have the primary stress on syllable immediately preceding the suffix। मतलब उस वर्ड में जहां जैसे ही यह सॉफिक्स शुरू हो जाएगा तो उस सॉफिक्स से पहले जो सिलेबल होगा उसमें प्राइमरी स्ट्रेस पड़ेगा। जैसे यहां देखिए AMBITION, तो TION आ गया यहां पर, तो TION तो सॉफिक्स हो गया, इससे पहले बी जो एक सिलेबल है उसके पहले यहां स्ट्रेस आया, प्राइमरी स्ट्रेस आ गया, तो क्या पढ़ेंगे एम्बिशन। इलेक्ट्रिक में IC है तो लेक जो सिलेबल है यहां पर प्राइमरी स्ट्रेस पड़ गया, इलेक्ट्रिक हो गया। इसी प्रकार ICL यहां पर सॉफिक्स है तो इलेक्ट्रिकल, यहां लेक जो सिलेबल है उसके पहले यहां प्राइमरी स्ट्रेस पड़ गया। सही है, यहां पर कॉमर्शियल तो CIL हो गया, तो MER मर जो है यहाँ जो वावल है ई है और ये सिलेबल है, तो यहाँ इस जगह पड़ गया प्राइमरी स्ट्रेस, तो कमर्शियल। इसी प्रकार है कन्फिडेंशियल, तो कन्फिडेंशियल में TIL अंत में है सॉफिक्स, तो यहाँ DEN जो यहाँ सिलेबल है इसके पहले या प्राइमरी स्ट्रेस पड़ गया और यह हो गया सेकेंडरी स्ट्रेस। तो इसको क्या पढ़ेंगे कन्फिडेंशियल। तो इस तरह से क्या है कि जब हम कुछ यहाँ पर सॉफिक्स है, जो सॉफिक्स के पहले जो सिलेबल आता है वहाँ प्राइमरी स्ट्रेस पड़ेगा, जो आपने देख लिया। When the suffixes are added to the stem, there is a shift in primary stress। जब सॉफिक्स को स्टेम वर्ड में जोड़ा जाता है, स्टेम वर्ड का मतलब हो गया कि जो रूट वर्ड है जिसमें सॉफिक्स के जोड़ने से उसका अर्थ बदल जाता है, जैसे कि WRIT रीट है स्टेम वर्ड, उसमें WRITER जोड़ देते हैं तो राइटर हो जाएगा, WRITES जोड़ देंगे राइट्स हो जाएगा, WRITING राइटिंग हो जाएगा। तो WRIT जिस तरह से स्टेम हो गया, उसी तरह से जब हम स्टेम वर्ड में सफिक्स जोड़ते हैं तो स्ट्रेस शिफ्ट कर जाता है। तो पहले जो स्ट्रेस जहाँ था वहाँ से स्ट्रेस हट करके दूसरे जगह चला जाएगा। जैसे यहाँ देखिए OFFIC, यहाँ प्राइमरी स्ट्रेस है ऑफिस, लेकिन यहाँ पर AL जुड़ गया तो क्या हो गया OFFICL, यहाँ प्राइमरी स्ट्रेस अब यहाँ बीच में आ गया तो ऑफिसल, यह हो गया ऑफिस, यह हो जाएगा ऑफिसल। इसी प्रकार है गवर्नमेंट, GOVERNMENT गवर्नमेंट, अब कितने सिलेबल है GOVERNMENT गवर्नमेंट, 3 सिलेबल हो गया, तो प्राइमरी स्ट्रेस यहाँ आ गया। लेकिन इसमें जब AL जुड़ जाता है तो यहाँ देखिए क्या हो गया, तो क्या हो गवर्नमेंटल। अब जो यहाँ पहले प्राइमरी स्ट्रेस था यह प्राइमरी स्ट्रेस हो गया सेकेंडरी स्ट्रेस, और यहाँ मेन जो सिलेबल है इसके पहले आ गया प्राइमरी स्ट्रेस, मतलब ये यहाँ का प्राइमरी स्ट्रेस शिफ्ट करके यहाँ चला जाए, तो अभी क्या हो जाएगा गवर्नमेंटल। इसी प्रकार है CEREMONY सेरेमनी, अब यहाँ पर IAL जुड़ गया तो क्या हो जाएगा सेरेमनी में CE से पहले सेकेंडरी स्ट्रेस हो गया जो यहाँ प्राइमरी स्ट्रेस था, और MON मॉन के पहले यहाँ पर आ गया प्राइमरी स्ट्रेस, तो यह हो जाएगा सेरेमोनियल। इसी प्रकार है एम्प्लॉय, यहाँ स्ट्रेस है तो यहाँ EE यहाँ सफिक्स जुड़ गया तो क्या हो गया एम्प्लॉई, यहाँ EE के पहले यहाँ शिफ्ट करके आ गया स्ट्रेस। तो इस तरह से आप लोगों ने स्ट्रेस को हम कहाँ लगाएंगे, प्राइमरी स्ट्रेस कहाँ लगेगा, सेकेंडरी स्ट्रेस कहाँ लगेगा किसी वर्ड में, इसके बारे में जान लिया। सही जानकारी लेने के लिए आपको ज़रूर डिक्शनरी देखना चाहिए। अगर आप डिक्शनरी देखते हैं तो आपको अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी किस वर्ड में कौन सिलेबल है, मतलब किसी वर्ड में कहाँ सिलेबल पड़ता है और कहाँ प्राइमरी स्ट्रेस और कहाँ सेकेंडरी स्ट्रेस पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आपको
ज़रूर यह वीडियो लेसन अच्छा लगा होगा। इसीलिए यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ड्रीम। थैंक यू।